नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर थे, जिस दौरान सीएम योगी आज और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 75 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पढ़ाई के लिए कार्यकर्ताओं को किट आवंटित करी है। बताया यह भी जा रहा है कि इस किट में खिलौने भी मौजूद हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिहाज से 7 संस्थानों के प्रबंधन को भी सम्मानित किया गया है। तो वहीं परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यहां से करीबन 1:45 लखनऊ के लिए रवाना हो गए वापस सीएम योगी, जबकि राज्यपाल कल सुबह करीबन 8 बजे वापसी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मिशन 2022 की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इसके तहत आज और कल यूपी के सभी सांसदों की दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बैठक में केंद्र और यूपी सरकार के कामकाजों को आम लोगों तक पहुंचाने को लेकर जीत के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह भी बताया है कि केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी के सभी सांसदों को दिल्ली में ही रहने को कहा है, क्योंकि संसद चल रही है, लिहाजा ये बैठक दिल्ली में ही रखी गई है। बैठक में सांसदों को 3-3 क्षेत्रों के हिसाब से बुलाया गया है। 28 तारीख को यानी कि आज कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के सांसदों को बुलावा भेजा गया है मीटिंग में शामिल होने के लिए, जबकि 29 तारीख यानी कि कल अवध, काशी और गोरखपुर के सांसदों को बुलावा भेजा गया है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में सांसदों से उनके जिले की योजनाओं के बारे में तफसील से फीडबैक लिया जाएगा। तो वहीं विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर मंथन भी किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की कवायद में है। इसका जिम्मा मायावती ने पार्टी के कद्दावर ब्राह्मण नेता राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंप दिया है। तो वहीं आज सतीश चंद्र मिश्रा इसी कड़ी में प्रतापगढ़ पहुंचे। कल प्रयागराज में थे, आज प्रतापगढ़ में हैं। वहां पर उन्होंने ब्राह्मण महासभा सम्मेलन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा करने का दावा किया गया है। तो वहीं पूर्व विधायक बसपा राम शिरोमणि शुक्ला ने पूर्व सरकारों और वर्तमान सरकार को लेकर कहा कि ब्राह्मण का सिर्फ प्रयोग किया गया है। जब बसपा की सरकार थी तो ब्राह्मण मंत्री से लेकर विधायक तक हुआ करते थे। आपको बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों में ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश है। प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र में यह आज का सम्मेलन हुआ था। ये हमारे सबसे लोकप्रिय और हमारी पार्टी के माननीय श्री सतीश मिश्री, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आज वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पूरे विधानसभा ही नहीं, पूरे जनपद से लाखों लाख लोग यहाँ आ रहे हैं। कम से कम 10,000 भीड़ हो जाएगी। हर्ज आपको बता दें कि प्रदेश के बाराबंकी जिले में बीती रात मौत की काली रात ये बन गई। यहां अयोध्या लखनऊ हाईवे पर बीच रास्ते में खराब खड़ी डबल डेकर स्लीपर बस में ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि 20 से ज्यादा जिंदगियां और घर तबाह हो गए, जबकि अभी भी कई जिंदगियां जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। रिपोर्ट देखिए।
से जनता टीवी के लिए चमन और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। बाराबंकी में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। तो ये दो ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जिनमें आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी संवेदनाएं हैं, अभी सीएम योगी जी से मेरी बात हुई है, सभी घायल साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जाए। ठीक इसी तरीके से सीएम योगी ने भी ट्वीट करते हुए लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं, इस बात का जिक्र किया है। तो वहीं इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने अस्पताल में भर्ती घायलों को देखने के लिए वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घायलों से बातचीत करी, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अस्पताल से निकलकर उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज किया जा रहा है, वो अभी बेहतर हालत में हैं। 11 लोग यहाँ पर अभी तक जो लाए गए हैं बाराबंकी से, रामसनी घाट से, ये इसमें से एक थोड़ा सा क्रिटिकल होता था, बाकी सब सामान्य है, सबके जांचें हो चुकी है। किसी का फ्रैक्चर है, किसी का स्पाइन फ्रैक्चर है, किसी का हल्का हेड इंजरी है, बट वो सब स्टेबल है और अभी इनकी सबकी मैनेजमेंट हो रही है। तो इसमें कोई इस तरह का नहीं लग रहा है। अभी 11 लोग यहाँ पर हैं, बाकी लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी वो तो वहां पर है, तो इनका सबका सामान्य ट्रीटमेंट चल रहा है। 11 लोग यहाँ पर अभी तक जो लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से मिली जानकारी के हिसाब से क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं इस बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अस्पताल पहुंचकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना। उमा भारती ने डॉक्टरों और परिवारजनों से उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत भी करी है। डॉक्टरों के हिसाब से कल्याण सिंह की हालत लगातार चिंताजनक बनी हुई है और नाजुक स्थिति में है। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह से मिलने के लिए पहुंचे थे। उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी भी उन्होंने हासिल की थी। वहीं औरैया जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2022 के चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। चर्चित धर्मेंद्र यादव के काफिले के मामले पर पूर्व विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव से प्रशासन ने धर्मेंद्र के साथ अपना खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र मुकदमा लगाया गया है, वो मुकदमा जिसमें उसने जुलूस निकाला था, वो इतना बड़ा अपराध नहीं किया, उसने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, उसमें भी उसने अपने कोर्ट से जमानत करा ली है। तो वहीं प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2000 आपको बता दें कि 22,000 नई सीटें जोड़ने की मांग को लेकर के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। मंत्री के आवास के घेराव की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। अभ्यर्थी मंत्री आवास के गेट पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाए जाने की कवायद की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी नहीं हटे, टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को जबरन मंत्री आवास के बाहर से खदेड़ दिया। कानपुर के बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी वैष्णवी मिश्रा ओएसडी बन गई हैं। आपको बता दें कि वैष्णवी मिश्रा ने ग्रेजुएशन करने के बाद पुलिस सेवा ज्वाइन की है, जिसके बाद उसे ओएसडी पद पर तैनातगी मिली है। ट्रेनिंग के लिए वैष्णवी को कानपुर कमिश्नरेट में तैनात किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पोस्टिंग का स्थान भी तय हो जाएगा। एटा में डीएम और एसएसपी के निर्देश पर शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। यहां शराब माफिया रामू यादव के खिलाफ प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करी है। साथ ही रामू के अवैध शराब के कारोबार से अर्जित चल अचल संपत्ति को भी कुर्क कर दिया गया है। एटा डीएम के आदेश पर गांव में ढोल नगाड़े के साथ लाउड स्पीकर के साथ कुर्की की मुनादी करवाई गई। इस दौरान एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री और सीओ सदर इरफान नासिर खान समेत
सर्कल के सभी थानों की फोर्स मौजूद रही। सहारनपुर से फिर एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। दरअसल युवक को नौकरी और शादी का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था। बताया जा रहा है कि युवक नैनीताल का रहने वाला है और राजस्थान में नौकरी दिलवाने का लालच दिया गया था, इस्लाम कबूल करवाया गया था। जब इसका विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट तक हुई, साथ ही उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इसी डर से युवक ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अब युवक फिर से अपना हिंदू धर्म वापस अपनाना चाहता है। सहारनपुर में कुछ हिंदू संगठनों की मदद की उसने गुहार लगाई है। ऐसे में बजरंग दल हिंदुस्तान के नेता निपुण भारद्वाज का कहना है कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और करनी भी चाहिए। रमावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदीप ने उसके घर में आग लगा दी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो कई जगहों पर यह बारिश आफत बनकर भी टूटी है। कस्बों में पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी ही पानी है। मौसम विभाग के हिसाब से आने वाले 2 से 3 दिन उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बताया भी जा रहा है कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। तस्वीर 6 आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगरा, बरेली, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून और वाराणसी। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे सीधे ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ में रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि क्या कुछ ग्राउंड जीरो का हाल है। देहरादून से हमारे साथ अजीत काम्बोज जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे संवाददाता बरेली से जुड़े हुए हैं फजलुर रहमान। सबसे पहले रुक करेंगे देहरादून का। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात की जाए तो फिलहाल अभी जो बरसात है उसकी रफ्तार जरूर धीमी पड़ी है। जो स्थितियां सामने आई है, जो तस्वीरें सामने है वो काफी भयावह है कि किस तरह से पूरे उत्तराखंड प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी वो सटीक साबित हुई है कि लगातार जलस्तर बढ़ेगा और उसके चलते इलाकों को खाली भी कराया गया था। और अब जब मौसम थोड़ा खुला है तो ऐसे में लोगों ने आवाजाही को शुरू जरूर किया है, लेकिन फिर से मौसम विभाग ने 3 दिन के अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश होगी और जिस तरह की स्थिति आज देर रात से देखने को मिली है कुछ इसी तरह के हालात दोबारा हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को सचेत और अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर जारी किए गए। ठीक है, लखनऊ से हमारे साथ में अभिषेक यादव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल आपको उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। जानते हो घंटे पर उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वर्षा हो सकती है। जो वहाँ के संबंधित उनके निर्देश जारी कर दिया कि मौसम में किसी प्रकार के हो और जो वहाँ के आमजन है उन्हें किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। जो वहाँ के संबंधित डीएम है इस तरीके से जो जिलाधिकारी निर्देश जारी कर दिया कि को लेकर के अलर्ट मोड पर तरीके से पिछले राजधानी लखनऊ के कई जनपदों में बरसात हो रही थी। लोगों में देखने को मिला है हो रही बरसात से धान की फसल है, धान कारगर साबित होने की पिछले कई दिनों से सूखे जैसे जगह पर आफत भी है। का क्या हाल है फजलुर रहमान? यहाँ पर बारिश ने अपना कहर जारी रखा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। गंगा नदी का जल किनारे पर पहुंच गया है, जिससे कि तो गांव को अलर्ट कर दिया गया है। खुद नीतीश कुमार यहाँ पर कर रहे हैं, लगातार गांव पर संपर्क बनाए हुए और लोगों को अपील कर रहे हैं कि गंगा का जल खतरे के ऊपर जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है। लगातार पहाड़ों पर बारिश होने से गंगा का जो है वो बहुत बढ़ गया है, खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इसके चलते डीएम ने पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं और 300 गांव जो सटे हैं उनसे पूरी तरीके से संपर्क बनाए हुए जिससे अपनी घटना से बचा जा सके।
बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने जाना और समझा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कुछ है हाल। उत्तराखंड में इस समय बारिश का टूट रही है, कई जगहों पर एनएच बाधित हो गए हैं, लोगों को आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ काशी का क्या हाल है? पूरे सूबे में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बीच काशी में बारिश की मां गंगा के तट पर आरती की अनूठी छटा देखने को मिली। सावन के इस मौसम में शिव की नगरी में भक्तों ने भी जमकर इसका लुत्फ उठाया है और आरती के दौरान भाव होते भी नजर आए। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों से कोई भी भाव विभोर जरूर हो जाएगा। झमाझम बारिश के बीच मां गंगा की आरती दशाश्वमेध घाट पे आप इस समय देख पा रहे हैं कि बारिश के बीच काशी की ये तस्वीर है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे देवभूमि का। देहरादून में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में प्रदेश सह प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन करना रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ गई है। हमने बात करी थी संघ और बीजेपी की बैठक के बीच में किस तरीके से चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक्शन मोड में। जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उत्तराखंड भाजपा सरकार कांग्रेस के संगठन में, तो दोनों ही पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुके हैं। अगर भाजपा चुनाव जाए तो 3 दिवसीय बैठकों का जो सुबह 11 बजे के लगभग शुरू हो चुका है। आरएसएस के साथ जो भाजपा संगठन के शीर्ष अधिकारी हैं उत्तराखंड में पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल है। हालांकि पूरी तरह से गोपनीय बैठक है, किसी भी तरह की यहाँ पर जानकारी नहीं साझा की गई है कि बैठक का मंथन क्या होगा, इसमें से क्या निचोड़ निकलकर सामने आएगा। इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में आज संचालन समितियों की यहाँ पर बैठक हुई है और इस तरह से अगर जानकारी तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क अजीत से टूट गया है। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। चुनाव को लेकर पार्टी की अहम बैठक हुई है जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे और हरीश रावत की ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय गणेश गोंदियाल भी इस बैठक में मौजूद है, उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात सत्ता पक्ष की होगी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर समन्वय बैठक देहरादून फेरनर रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष पहुंचे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। समन्वय बैठक 2 दिन की बताई जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी शामिल। भारत सरकार के सहयोग से जल जीवन मिशन के जरिए उत्तराखंड में अब तक 15 लाख घरों से जोड़ दिया गया है। उत्तराखंड सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल के मुताबिक हर घर को जल मिल रहा है और सरकार की ये कारगर भी साबित हो रही है। इसको लेकर अधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं। जल नल देने की योजना पर अधिकारियों की गड़बड़ी भी सामने आई है, जिसको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।